Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Before we begin our today's session, let's quickly recap what we did in our last session. You recall in our last session, we discussed middle range theories and we discussed the concept of middle range theories. Middle range theories that we discussed were functional approach, the information flow theory and the mass entertainment theory. इस सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम जो है मिडिल रेंज थेरीज के बारे में थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे, एक रिवीजन होगी उसकी. इसके अलावा वी विल डू अदर मिडिल रेंज थेरीज विच कंसोलिडेटेड द लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम. यानी हम कुछ और थेरीज भी पढ़ेंगे कि इस बात की तरफ लेके जाएंगी कि जो लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम 1960s में बना उसको उस पैराडाइम को इन थेरीज ने किस तरह से रीइंफोर्स किया. In today's session, we will do these theories: elite pluralism, Clapper's phenomenistic theory, and diffusion theory. And then, inshallah ta'ala, if we'll have the time, we will also do the limitations of this theory, of this paradigm. We will also do the criticism on this paradigm and also the contributions of this paradigm. Let's start the concept of middle range theories, which we did earlier. Now, if you recall, मिडिल रेंज थेरीज वो थेरीज हैं जो कि सोसाइटी के अंदर मीडिया की और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के आपस के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए बनाई जाती हैं. द आइडिया वाज कि सोसाइटी के अंदर अगर आप मीडिया और जो छोटे लेवल पे जो भी फिनोमेना हैं उनका आपस में रिलेशनशिप देखने के लिए अगर हम एम्पिरिकल स्टडी करें, हम एम्पिरिकल रिसर्च करें तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिनको हम बुनियाद बना के वी कैन गिव अ प्रॉपर बिग ग्रैंड थेरी. बेसिकली उसके लिए जो द वे वी हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल रेंज थेरीज वाज अनलाइक ग्रैंड सोशल थेरीज, दैट इज mass society theory that attempted to explain all forms of social action, middle range theories were designed to explain only limited domains or ranges of action that had been or could be explored during empirical research. हमने इसमें ये किया था मिडिल रेंज थेरीज को समझने के लिए जो हमने पहले थेरीज भी देखी उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से टेलीविज़न का वोटिंग बिहेवियर पे असर होता है. फिर हमने ये देखा था कि किस तरह से टेलीविज़न के अंदर जो वायलेंस आता है उसका बच्चों के अंदर जो वायलेंट बिहेवियर है उस पर कैसे उस पर असर होता है. इस तरह हमने वी ऑल्सो वांटेड टू सी कि वेदर द टेलीविज़न में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों में किस तरह से डिफ्यूज़ हो रही है उसको हमने स्टडी किया. फिर हमने ये भी देखने की कोशिश की कि क्या टेलीविज़न जो है जो टेलीविज़न में जो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट है उसका क्या इफेक्ट है ऑन पीपल. तो व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेशन वाज दैट वी took up smaller issues at the society level and we linked it with the media, and then we did lot of empirical research एंड उसके बाद जो उसकी जो फाइंडिंग आई उसको फिर हमने कहा कि जी ये जो इतनी सारी रिसर्चेस की जो फाइंडिंग्स हैं ये सब इंडिकेट कर रही हैं कि मीडिया का एक लिमिटेड इफेक्ट है. इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली जो मिडिल रेंज थ्योरी करें वो है इलीट प्लूरलिज्म. इलीट प्लूरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वेरी इंटरेस्टिंग. इन 1948 इलेक्शंस में जो मीडिया का किरदार रहा उसको लजासफेल्ड ने, एज वी हैव डन इट अर्लियर, दे ट्राई टू स्टडी एंड दे फाउंड आउट कि जो लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उसमें कोई ख़ास मीडिया की वजह से चेंज नहीं है. यानी जो लोगों की वट एवर प्री डिस्पोजिशन पीपल हैव अबाउट देयर voting behavior, it remains like that. There is no major change in that. So like other limited effects theories, elite pluralism की भी जो contention थी वो यही थी कि media has little ability to directly influence people. So media cannot change the way people think about politics. This was the theory that was being propounded. And then it also said कि जो media है वो लोगों की जो loyalties हैं किसी भी पार्टी की तरफ उसको वो चेंज नहीं कर सकता है. अब इसके बरक्स जो क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी है वो ये कहती है कि जी यू ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस शुड कम फॉरवर्ड एंड व्हेन ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियन आर पुट फॉरवर्ड पीपल हैव एन एबिलिटी कैन सेलेक्ट एंड देन दे कैन चेंज देयर ओपिनियन. बट दिस इज व्हाट द क्लासिक
democratic theory said. But on the other hand, this elite pluralism said that media does not have any effect in the attitude of the people about regarding any political party or regarding any voting behavior. अब इसमें एक किस्म की एक कॉन्फ्लिक्ट आ गई कि एक तरफ तो जो क्लासिक डेमोक्रेटिक थ्योरी है वो ये कह रही है कि जब लोगों के पास हर किस्म की व्यूज़ आते हैं तो लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो उसमें से सेलेक्ट करें और फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी डिसीजंस को चेंज करें. और दूसरी तरफ Lazarsfeld की जो रिसर्च थी दैट रिफ्लेक्टेड that people have no major change in their voting behavior. So what they propounded was कि maybe एक society के अंदर we don't need to change the public opinion so drastically. What media can do is it can gradually change the opinion of the public. It does not have to change it radically. और जो elite है या जो लोग मीडिया में से जो मैसेज दे रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गिविंग अ सर्टेन मैसेज थ्रू द मीडिया, दे आर having some sort of an effect on the public, but it is very limited, and maybe the effect that they are having is only of reinforcing. This means कि जो भी पहले से लोगों की predisposition है about a certain political behavior वो ही कायम रहती है या वो ही reinforce हो जाती है. तो जो मीडिया है उसका जो रोल है वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट का है और उसका कोई किरदार नहीं है उसको माशरे में लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को बदलने में. और उसकी फिर वो आगे जस्टिफिकेशन वो यूँ देते हैं कि मे बी इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड टू चेंज द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द पब्लिक सो ड्रास्टिकली. मे बी वॉट इज़ बेस्ट इज दैट इट शुड बी हैपनिंग वेरी ग्रेजुअली. सो व्हेन दे केम अप विद दिस थिंग कि the society does not need to change so drastically and the society just needs to gradually change their opinions, तो उसके ऊपर बहुत सी opposition हुई. और इसके ऊपर जो सबसे पहली बात जो सामने आई that was looking at the word elite pluralism. Now let's look at the word elite and also the term pluralism. How do we understand the two terms? Elite implies a political system in which power is ultimately in the hands of a small group of influential persons, a political elite. Elite से मुराद ये है कि जो पावर है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास हो और वो कुछ लोग जो हों वो ही अपने मैसेज को या वो ही अपनी बात को आगे करें, और इसका नाम उन्होंने political elite रख दिया. Let's look at the term pluralism. Pluralism refers to cultural, social and political diversity. It implies a political system in which many diverse groups are given equal status and representation. अब pluralism का मतलब क्या है? Pluralism का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी diverse views हैं, जितने भी political, social, different views हैं, उन सब को मौका मिले कि वो भी अपनी बात को आगे कर सकें. So pluralism is basically voicing of all segments of the voice of all segments of the society. Now, when you say, on one hand, when you say elite, and on the other hand you say pluralism, they seem to be contradictory. अगर elite है, elite का मतलब ये है कि एक group of people जो हैं उनकी मोनोपोली है या उनकी हेजेमनी है या उनका कंट्रोल है और वो अपनी पसंद से मैसेज दे रहे हैं. और दूसरी तरफ आप प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं. प्लूरलिज्म मीन्स के everyone has a chance of speaking out, everyone has a chance of giving their opinion. Now how can these two terms be put together? Although Lazarsfeld और उनके जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उनका ये कहना था कि जो elite pluralism है वो basically it means कि जो elite है they know what is right for the society and they gradually guide the society to to form a certain opinion. So we must trust the elite and follow the elite. इसके ऊपर बड़ी सख्त criticism हुई, especially by another communication scholar, C. Wright Mills. So C. Wright Mills थे, he was a leftist scholar, and he criticized and he said, what do you mean by elite pluralism? And he focused on one very important thing, and he said कि जी reality में ये है कि जो elite है they are not functioning for the interest of the whole society.
they are only working for their own interest, they're only working for their vested interest. It's a misnomer. It's wrong to say that elite will work for the interest of the general public. They will only work for their own interest, and in fact sometimes they would even work against the interest of the public. So to combine elite and pluralism is misdirecting the people. But somehow the other, क्योंकि जो उस वक्त के रिसर्चर्स थे वो एम्पिरिकल स्टडीज़ के ऊपर इतना फोकस किए हुए थे और उनका इतना ज़्यादा उसके ऊपर एक मोनोपली थी कि वो ये कहते थे कि क्योंकि हमारी रिसर्चेस ये शो कर रही हैं कि मीडिया का एक लिमिटेड इफेक्ट है ऑन द पब्लिक वोटिंग बिहेवियर, और हमारे नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव शोन दिस, तो जिन लोगों के पास जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो इसलिए लोगों की ओपिनियन को वो ग्रेजुअली बदलते हैं, उनको ड्रास्टिकली बदलने की ज़रूरत भी नहीं है. दिस इज़ हाउ elite pluralism was also studied in the limited effect paradigm. आप ये नोट करें कि ये जो भी स्टडीज़ हैं उसमें बार बार जो इंसिस्ट किया जा रहा है वो ये है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम एविडेंस पे, जो हमें एम्पिरिकल एविडेंस मिला है उसकी बुनियाद पे कर रहे हैं. It's not our thinking, it's not just that we are philosophically coming up with something. We are doing some research and on the basis of that research we are coming up with these conclusions. So उस ज़माने में क्योंकि जो prevalent paradigm था वो यही था कि अगर आप कोई साइंटिफिक तरीके से कोई रिसर्च करेंगे तो वो रिसर्च ही, उसकी जो फाइंडिंग है वो ही वैलिड है, और अगर आप अपनी वैसे ही कयास आराइयाँ करेंगे या अपने आप सिर्फ वैसे ही अपने आइडियाज़ पेश करेंगे तो दैट विल हैव नो वैल्यू. So because they had the backing of empirical evidence, empirical facts, so their theories were accepted, and people, despite seeing, observing contrary things, they had to accept these empirical evidence because they felt कि जी ये तो proof किया है, इन्होंने तो सर्वे मेथड किया है, इन्होंने तो एक्सपेरिमेंटल मेथड किया है, इन्होंने तो स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं जिसकी बुनियाद पे वो अपनी फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. वी शुड एक्सेप्ट दैट. इसी लिमिटेड इफेक्ट्स पैराडाइम के अंदर क्लेपर्स फिनोमेनिस्टिक थ्योरी जो है दैट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल because Clapper's phenomenistic theory is still very popular, and it is still the concepts propounded by Clapper are still applied in many mass communication researches. In 1960, Joseph Clapper, who belonged to the University of Columbia, he again came up with this thing that people are exaggerating when it comes to the effects of media. कि वो लोग एग्जैजरेट करते हैं, जो कहते हैं कि मीडिया का बड़ा पावरफुल इफेक्ट है, बल्कि उसने भी ये बात कही कि मीडिया का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर नहीं है. इन फैक्ट मीडिया इज़ क्वाइट पावरलेस कंपेयर टू अदर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. उसने वो जो दूसरे जो उसके जहन में जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको जो वो पॉइंट आउट करता है, वो कहता है कि जो सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस है या ग्रुप मेंबरशिप है और जो लोगों के स्ट्रांगली हेल्ड एटीट्यूड्स हैं ड्यू टू देयर एजुकेशन, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग ऑफ ओपिनियंस और एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल. हिज थियरी अगेन सेड कि जो मीडिया का जो रोल है वो एज सच चेंज करने में तो कोई इफेक्टिव नहीं है, हाँ रीइंफोर्समेंट करने में उसका रोल है. रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं या जो भी लोगों के पहले से ख़यालात हैं उन ख़यालात को वो और उसको रीइंफोर्स करता है या उनको ज़्यादा तक़वियत देता है बनिस्बत ये कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो बदलें. सो मीडिया डज़ नॉट चेंज एनीबडीज़ एटीट्यूड्स और बिहेवियर, मीडिया ओनली reinforces the existing attitudes and behavior. So this way media does not disrupt the society and it keeps the status quo of the society. इसका मतलब ये हुआ कि जब मीडिया ने लोगों में कोई खातिर खा तब्दीली ही नहीं लेकर आता या मीडिया जो है वो माशरे में जो भी चीज़ हो रही है उसको जैसा हो रही है वैसे ही उसको रहने देता है, तो मीडिया का कोई भी किरदार नहीं है. मीडिया इज़ पावरलेस
media has no influence. I hope you understand the term status quo. Status quo means कि जो जिस तरह से जो चीज़ है वो वैसी की वैसी ही रहे, उसमें कोई effect ना आए. तो according to Clapper, media maintained the status quo. He argued कि मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों पे इसलिए नहीं होता क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ बैरियर्स व्हिच प्ले अ रोल इन द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया ऑन द पब्लिक. लेकिन उसने साथ साथ ये भी आर्ग्यू किया कि कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में जब ये बैरियर्स टूट जाते हैं तो फिर मीडिया का एक इफेक्ट होता है. नाउ लेट्स लुक एट द जनरलाइजेशन दैट क्लेपर पुट फॉरवर्ड. ये जनरलाइजेशन क्योंकि इतनी आर्टिकुलेट थी, इतनी क्लियर थी कि दे गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. Now let's look at the generalization made by Clapper in his own words. The first generalization that he made was, mass communication ordinarily does not serve as a necessary and sufficient cause of audience effects, but rather functions among and through a nexus of mediating factors and influences. According to the first generalization, what he was putting forward was कि mass media जो है ordinarily यानी कि एक आम हालात में उसका कोई भी असर नहीं है लोगों के एटीट्यूड या बिहेवियर की में चेंज लाने के लिए, क्योंकि जो चेंज लोगों के बिहेवियर पे आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरप्ले ऑफ नंबर ऑफ अदर थिंग्स. यानी कि लोगों का बिहेवियर या एटीट्यूड में अगर जो चेंजेस आते हैं उसमें सिर्फ मीडिया का किरदार नहीं होता बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स का किरदार होता है. एंड द इंटरप्ले वो सब एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं और फिर एक इंसान का रवैया बदलता है. The second generalization that he put forward was, these mediating factors are such that they typically render mass communication a contributory agent, but not as the sole cause in a process of reinforcing the existing conditions. Regardless of the condition in question and regardless of whether the effect in question be social or individual, the media are more likely to reinforce than to change. अब उसने मज़े की बात जो है वो ये की कि जो मीडिया का कोई डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है लोगों के बिहेवियर या एटीट्यूड को चेंज करने में, लेकिन उसका एक मीडिएटिंग रोल है, या उसको आप कह लें कि उसका एक इनडायरेक्ट रोल है, या जो 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 उसने जो टर्म उसने इस्तेमाल की उसको उसने कहा जी वो कंट्रीब्यूटरी एजेंट है. यानी कि मीडिया से कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन किसी एक लेवल पे आती है और उस लेवल के बाद से वो फिर लोगों में जाती है और वो बात जो है फिर लोगों के अंदर कोई तब्दीली लेकर आती है. सो इट इज़ नॉट द सोल रीज़न फॉर द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल, इट जस्ट एक्ट्स एज अ कंट्रीब्यूटरी एजेंट. तो हम डिटेल्स में भी एक एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं. जैसे कि हमने आपको याद है हमने पहले भी एक किया था टू स्टेप फ्लो की, हमने पहले भी बात की थी. इट्स समथिंग लाइक दैट हेयर ऑल्सो कि कोई बात आपको मीडिया से पता लगती है और वो कुछ लोग सुनते हैं और फिर वो जो कुछ लोग हैं वो किस तरह से आगे जाके माशरे के दूसरे लोगों में वो बात फैलाते हैं और फिर किस तरह से उस बात का असर दूसरे लोगों पे होता है. यानी मीडिया डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल, इट जस्ट हैज़ एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बाय एक्टिंग लाइक अ कंट्रीब्यूटरी एजेंट. द थर्ड जनरलाइजेशन क्लैपर ने की वो ये थी, on such occasions as mass communication does function in the surface of change, one of the two conditions is likely to exist. First, the mediating factors will be found to be inoperative and the effect of the media will be found to be direct. इससे उसकी मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं कि अगर जब हम ये देखते हैं कि मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन का डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, तो उसकी क्या वजूहात हैं. उसमें उसने कहा कि देयर आर टू रीजंस फॉर दैट. वन रीज़न इज़ कि ये हो सकता है कि जब आपको ये नज़र आए कि मास मीडिया का या मास कम्युनिकेशन का डायरेक्ट अफेक्ट है लोगों पे, तो उस वक्त जो मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं दे वुड बी फाउंड इनऑपरेटिव एंड द इफेक्ट ऑफ द मीडिया विल बी फाउंड टू बी डायरेक्ट. अब मीडिएटिंग फैक्टर्स क्या हैं? मीडिएटिंग फैक्टर्स ये है कि सपोजिंग आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने अखबार में पढ़ी या टेलीविज़न में देखी या रेडियो पे सुनी, तो फिर यू कम एंड डिस्कस इट विद योर फैमिली मेम्बर्स, यू डिस्कस विद योर फादर, यू डिस्कस विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे बी यू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. Now what happens, you come and say, look, this is what I've heard, and maybe the others will come up with a different opinion
and they would say, you know, it's not like this, it's something like this, or no, I've heard another thing, and that is completely in contradiction with what you have seen, heard, or read. So what you do is you tend to change your opinion, or maybe the friend that you've met, he says, yes, what you've heard is right, I've also heard it, and it seems like it's true. So it reinforces your opinion. अब हमने जब यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे आपने मीडिया का जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लोगों के एटीट्यूड पे कब हो सकता है, जब ये जो मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं ये उस वक्त आपको ना मिले, यानी कि आपने जो इशू देखा है या सुना है या पढ़ा है उसके बारे में आप दूसरे लोगों से आके बात नहीं करते हैं, या दूसरे लोग आपकी उस जो बात आपने सुनी है या देखी है उस पे असरअंदाज या उसके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, जिसकी वजह से उसका जो असर है वो ज़ायल नहीं होता है, और आपके जहन में जो आपने बात देखी या सुनी है वही रहती है. There is no other mediating factor which has changed what you have seen or heard. So the first instance in which the media has a direct effect or influence on anybody is when the mediating factors are absent, when the people do not have a chance to discuss that issue with others, or when the other, it doesn't have to be discussion, it can be other things also. We will come to that later. The other reason why when media, or the other factor when media can have a direct influence on the people is, or the mediating factors which normally favor reinforcement will be found to be impelling toward change. या मीडिया का इफेक्ट लोगों पे उस वक्त भी डायरेक्ट हो सकता है कि जो मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं वो खुद एक चेंज की तरफ जाना चाह रहे हैं. यानी सपोजिंग आप जो मैसेज टेलीविज़न से आया है या जो आपने अखबार में पढ़ा है और आप उसके बारे में एक असर ले रहे हैं, और जो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो आपकी सोसाइटी के और मेम्बर्स हैं या जो आपका सोशल ग्रुप है वो खुद जो है वो भी उस चेंज की तरफ माइल है, तो उस वक्त मीडिया का जो है, मीडिया का जो मैसेज है उसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा. सो in this generalization what Klepper propounded was कि in two instances media can have a direct effect on you. One, when the mediating factors are absent. Two, when the mediating factors they themselves wanting to have a change. उस वक्त मीडिया का एक डायरेक्ट इफेक्ट है. इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं कि मैस कम्युनिकेशन का या मीडिया का एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो. So the other generalization put forward by Klepper was, there are certain residual situations in which mass communication seems to produce direct effects to serve certain psychological functions. इसके अलावा कुछ उसने और भी रीजंस बताए जो कि वजह बनते हैं मैस कम्युनिकेशन का के इन्फ्लुएंस ऑन द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक, और उसमें उसने कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस बताए जिसकी वजह से मैस मीडिया का डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, और वो अगली जनरलाइजेशन में हम देखेंगे कि वो क्या है. द नेक्स्ट जनरलाइजेशन वाज the efficacy of mass communication either as a contributory agent or as an agent of direct effect is affected by various aspects of the media and communications themselves or of the communication situation, including, for example, aspects of textual organization, the nature of the source and medium, the existing climate of public opinion and the like. जो दूसरे reasons Klepper ने propound किए, इसकी वजह से मीडिया का अफेक्ट आइदर एज अ कंट्रीब्यूटरी एजेंट और एज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पब्लिक बताए. उसने कहा कि ये भी हो सकता है कि मीडिया का अफेक्ट उस वक्त ज़्यादा हो जबकि इट डिपेंड्स ऑन द वे द मैसेज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. नंबर वन, maybe the political or the social condition is such that the public are ready to change their opinion, so that climate also can be responsible for changing the public opinion. What he was trying to say was that mass communication is effective, the messages from the mass communication is effective only when, one reason, when the message itself is constructed in such a way that it has a strong influence. यानी कि कहना वो ये चाह रहा था कि अगर मैसेज जो मीडिया का है वो इतना पावरफुल हो कि लोगों के ऊपर उसका फौरी असर हो जाए, तो उन हालात में
मैस मीडिया का एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है या उन हालात में मैस मीडिया जो है वो कंट्रीब्यूटरी एजेंट की तरह एक्ट करता है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई स्लोगन्स ऐसे होते हैं या कोई किस कभी हमको ड्रामे में कोई डायलॉग्स ऐसे होते हैं which are so catchy, which are so it sort of hits your emotions so effectively that you pick it up very quickly and it becomes a very popular thing amongst the masses. And that's when we say that mass media has a very effective role. बच्चे भी बार दफ़ा कुछ phrases जो है वो फिल्म से या टीवी से ऐसे ले लेते हैं, वो बार बार वो कहते हैं, तो वो उस पर हम ये कह देते हैं कि mass media का बड़ा strong influence है. So according to Clapper, it's not always that mass media has a strong effect. It's only when sometimes a message is constructed in such a way that it hits the emotions of the people or it directly affects some sort of psychological need of the people and it becomes very popular. So in that context, mass media can be effective. Similarly, he also said that it's the medium itself that can also be the reason for for the effectiveness of the message. या जो भी mass media का influence है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ख़बर टीवी के ऊपर देखेंगे, सपोज नेचुरल कैलामिटी के अंदर कोई अर्थक्वेक आ गया है या कोई फ्लड्स आ गए हैं या कहीं पे बहुत ज़बरदस्त फेमिन है और स्टार्वेशन है, और आप वो जो तस्वीरें जब लोग देखते हैं तो एकदम से उसका भी एक पावरफुल इफेक्ट हो सकता है. तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि इट्स आल्सो द मीडिया बाय इटसेल्फ दैट कैन हैव a certain effect on the public. So in few situations mass media has a direct influence. Similarly, another factor, another reason when mass media can have a strong influence is when the climate of the public opinion is such. यानी climate of the public opinion का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा माशरे के अंदर कुछ इस किस्म की social और political conditions होती हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की public opinions भी form हो रही होती हैं, और जब mass media जो है वो उस सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को सामने रखकर एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करता है, तो दैट आल्सो समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी वेरी इफेक्टिव. सो इन सिलेक्टेड कंडीशंस मैस मीडिया हैज़ अ वेरी इफेक्टिव रोल. जो लास्ट फैक्टर या रीज़न जो क्लाइमेट और पब्लिक ओपिनियन है, लेट्स डिस्कस इट स्लाइटली मोर. जैसे कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि माशरे के अंदर इतना ज़्यादा पॉलिटिकल या सोशल चेंज आ रहा हो, जैसे कि हो सकता है कि माशरे में एक हैव्स और हैव नॉट्स में या अमीर और गरीब में बहुत फ़र्क हो गया है, और अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है. लोगों को दे डोंट हैव एक्सेस टू जस्टिस, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है. उस वक्त अगर मीडिया जो है कोई ऐसा मैसेज दे दे जो कि उनकी जो उस वक्त की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके साथ मैच कर जाए, तो then also mass media can have an effective role. Mind you, what Clapper was saying was the general thing, जो Clapper की जो phenomenistic theory है उसका जो असल contention है वो यही है कि media has a limited effect, but it only has a certain effect in certain conditions. So what Clapper was saying was कि media जो है वो उसका असल में तो बड़ा लिमिटेड इफेक्ट है, और क्योंकि माशरे में बहुत सी मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं, बहुत से और भी फैक्टर्स हैं जो कि लोगों के बिलीफ और एटीट्यूड्स पे असरअंदाज होते हैं, लेकिन कुछ हालात में मीडिया का एक डायरेक्ट किरदार भी है, और वो जो कुछ कंडीशन है या कुछ फैक्टर्स हैं वो भी उसने इनुमरेट किए हैं, जब वो उसको भी डिस्कस किया है. क्लेपर की थेरी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई, जैसे कि हर थेरी पे होती भी है. Nobody's word is absolute. People come up with some solutions, and of course, since they are man-made, they're bound to have some weaknesses. And so did Clapper's generalizations also had weaknesses, and on which people criticize. While we're discussing criticism, it's also very important for you to understand कि जो भी हम theories पढ़ते हैं उसको आप भी बड़े critically उनको आप सुने, और उनको भी आप बड़े critically उनके बारे में आप सोचें. And you question it. You don't have to take everything lying down. यानी जो भी आप जो सुन रहे हैं आप ये मत समझें कि जी उसने कहा है तो ये बिल्कुल सही हो रहा है और इसमें हमने we should not question it. No, as students you must you must be curious, you must be inquisitive, you must be critical. And so when you are studying these theories, try to relate it with today's time. Maybe they are still applicable, maybe they are not. We will study के
how these middle range theories gradually became irrelevant or lost their impact. But you also start thinking, where are the weaknesses in this theory? Like in case of Klepper's generalization, when he says कि जो mass media है उसका एक बड़ा limited effect है, और जो effect है वो reinforcement का effect है. Reinforcement का effect जैसे भी हमने discuss किया वो ये है, जो भी लोगों की existing views होते हैं उसी को वो reinforce करता है, उसी को वो strengthen करता है उन्हीं views को. तो क्या ये, अब आप सोचें कि क्या ये खुद एक effect नहीं है? ये भी तो एक effect है. तो इसलिए ये कहना कि मीडिया का कोई effect नहीं होता, is it right? So you must question also, you must think whatever the theories that you are studying, where are the weaknesses? You don't have to look in the books, or you don't have to listen to me to find out कि हाँ इसमें कोई खराबियां हैं. You can also think and you can also pick up the weaknesses in any theory. Anyway, जो क्लेपर की जो ये generalizations थी about the limited effect of mass media, उस पर एक criticism तो ये आई कि जो reinforcement का जो role है मीडिया को, why is that being downplayed? Why is it thought of having no effect? It is also an effect. कि अगर आपके जो भी existing views हैं उसको reinforce किया जाता है, मीडिया उसको reinforce करता है, तो वो भी तो एक असर है. उसको क्यों ये कहा जाता है कि वो एक असर नहीं है? Similarly, क्लेपर की जनरलाइजेशन में उसने ये कहा था कि there are mediating factors या nexus of mediation variables that are responsible for minimizing the effect of the media. और जो हमने mediating factors थे उसमें उसने point out किया कि आपकी family है, आपका school है, आपकी जो भी religious organizations हैं वो है. In that case it was the church. So because people have a strong position in these social groups, तो इन चीज़ों का भी लोगों के ऊपर असर होता है. लेकिन हमने ये देखा कि ये as the time is passing कि yes, education, your school, the religious organization that you belong to, your family all plays an important role. But as the time passes, we've seen that these effects are not as strong as they were earlier. Like in today's time, we see that there are children who question the traditions of the family. They don't want to follow what their families have been doing since, whatever their ancestors have been doing, they question it and they don't want to follow that. In fact, जो हमारा आजकल का भी post-modernism scenario उसमें भी यही है कि they don't want to be conventional, they want to start new things. So it's not that whatever their family has been teaching them or whatever values they have been learning from their family, they are not ready to let it go. They are ready to let it go. So at that instance, जो क्लेपर ने कहा कि जो फैमिली का जो रोल है वो मीडिया के इन्फ्लुएंस को रोकता है, that we see it's not there. Similarly, your religious education also, बार दफ़ा हम आप और हम भी देखते हैं कि जो हमने बचपन में रिलीजन के बारे में पढ़ा होता है उसमें हम as we grow up, as our understanding of things improve, we question what we have learnt earlier about religion. People have become very critical, people want to know more, people question the old cherished ideas and they're questioning things, so they are ready to change. So and they जो आज से कुछ साल पहले बहुत कंजर्वेटिव समझा जाता था, या वो कुछ साल पहले जिसको हम एक रिलीजियस टैबू था कि जिसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, अब जो है वो everybody is talking about. So that religious constraint, the religious factor is also not seen. इसी तरह से एजुकेशन है कि स्कूल के अंदर हो सकता है कि हमारी एक ख़ास तरीके से हमें पढ़ाया गया और बताया गया हो, लेकिन we also see कि nowadays children are taught to be critical in their approach, और उनको कहा गया कि वो question करें. So whatever they have learnt in the school, they want to question that also. So that again is not a restraint when it comes to changing of their opinion. The other theory which comes in the limited effect paradigm is the diffusion theory. But before we deal with the diffusion of innovation theory, let's just broadly look at the assumptions that were made by the limited effect paradigm. Let's see. Empirical social research methods can be used to generate theory through an inductive research process. Exploratory descriptive research is expected to produce empirical generalizations
that can later be combined to form middle range theories. इससे मुराद ये हुई कि सबसे पहले जो assumption बनाई गई limited effect paradigm ने वो ये थी कि जो theories हैं वो हम बना सकते हैं by using an inductive approach. Now what we mean by inductive approach is कि हम छोटी छोटी levels के ऊपर researches करें, जैसे as we discussed it earlier in the beginning of the session कि जो मिडिल रेंज थेरीज हैं वो क्या करती हैं कि जो सोसाइटी में जो मीडिया का और सोसाइटी के जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं. इट डज नॉट गो फॉर द ग्रैंड थेरी, इट गोज फॉर स्मॉल थेरीज टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना, टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो द इंडक्टिव अप्रोच वाज कि अगर हम सोसाइटी के अगर हम ये छोटी छोटी थेरीज को सामने रखकर एम्पिरिकल रिसर्च करेंगे, then we will be in a position to come up with a grand theory. So this was the first assumption that was propounded. और जब हम ये grand theory बनाएंगे, जब ये छोटी छोटी theories की research की findings को या empirical studies की findings को जोड़ के, तो वो जो grand theory होगी, it will be very valid, it will be very powerful because it is based on empirical data, it will be based on empirical generalization. एक तो इसकी assumption ये है. दूसरी assumption इसकी limited effect paradigm का ये है, the role of mass media in the society is limited. Media primarily reinforce existing social trends and only rarely initiate social change. This means कि जो मीडिया है वो उसका जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है, वो लोगों के जो ओपिनियंस है उनको चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ लोगों के जो ओपिनियन है को reinforce करता है. So it's not a medium that can bring a social change in the society. वो माशरे में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं लेके आ सकता. This was the assumption of this limited effect paradigm. इसी की आगे continuation ये है, the media will cause change only if the many barriers to their influence are broken down by highly unusual circumstances. और इसका मतलब ये है कि मीडिया जो है उसका limited effect जो है वो उस वक्त कम हो सकता है जबकि वो फैक्टर्स which play a barrier in the influence of the media message on the public, if they are broken down, and they are usually broken down in unusual circumstances. कुछ हमने क्लेपर की जनरलाइजेशन में देखा कि जी अगर आपकी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं या लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है उसका क्लाइमेट ऐसा बना हुआ है, उस वक्त जो है वो मीडिया का जो का इफेक्टिव रोल हो सकता है. अदरवाइज इन द नॉर्मल कंडीशंस it does not, it just promotes the status quo. Another thing that goes with it is the empirical mass communication research supported this assumption. In study after study, little evidence of strong media influence was found. So all the researches that were done were all indicating to this fact that media has a limited effect. Third assumption according to this limited effect paradigm is mass media's role in the lives of individuals is limited, but it can be dysfunctional for some types of people. Media provide a convenient and inexpensive source of entertainment and information. If you remember the functional theory that we discussed earlier, उसमें हमने ये कहा था कि मीडिया का कोई भी गुड या बैड रोल नहीं है, मीडिया का फंक्शनल या डिसफंक्शनल रोल है. और डिसफंक्शनल रोल को हमने इस तरह से डिस्कस किया था कि फंक्शनल रोल को और डिसफंक्शनल रोल को हमेशा डिस्कस किया था कि इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर हर ऑर्गन जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा है जिसकी वजह से आवर बॉडी इज़ हेल्दी एंड वी आर वर्किंग एंड वी आर एक्टिव. और डिसफंक्शनल को हमने समझे कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो इस तरह से काम करना शुरू कर दे जिससे कि हमारी तमाम जो बॉडी के जो एक्शंस हैं वो असरअंदाज हो जाएं, तो हम कहते हैं वो डिसफंक्शनल हो गया. जैसे गॉड फॉरबिड किसी की किडनी ख़राब हो जाए तो हम कहते हैं जी वो डिसफंक्शनल हो गया, या किसी का लिवर ख़राब हो गया तो वो डिसफंक्शनल हो गया. इसी तरह मीडिया को लिया गया कि मीडिया जो है उसका कोई जो किरदार है वो गुड या बैड नहीं है, बल्कि मीडिया का किरदार डिसफंक्शनल हो सकता है या फंक्शनल हो सकता है. और क्योंकि वो लिमिटेड पैराडाइम के लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम में द होल सीन ऑफ मीडिया वाज स्टडीड, सो इट सेड कि सिंस media has a limited effect, so it cannot have any dysfunctional role because it is not disturbing the society. The way the society is going, it is going. And even if it is influencing negatively
or even if it is performing a dysfunctional role, it is so minimal that you can easily avoid it. Like in case of Wilbur Schramm's research, when the effect of television, the effect of violence portrayed in the television and its and the violence seen in children or the aggression seen in the children, उसको आपस में उनका जब आपस में रिलेशनशिप देखा गया तो विल्बर श्रैम ने भी यही बात कही कि जी मीडिया का तो कोई इतना ख़ास रोल नहीं है, और अगर कहीं है तो वो इसलिए है कि अगर बच्चों के साथ जो उनके पेरेंट्स के ताल्लुकात हैं उसकी वजह से मीडिया का एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से भी सोचा गया कि मीडिया का जो रोल है वो इतना लिमिटेड है, इसलिए सोसाइटी के अंदर उसका कोई डिसफंक्शनल रोल नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें डिसफंक्शनल है भी तो वो इतना लिमिटेड है कि दैट कैन बी इजीली अवॉइडेड इफ द parents intervene and if the other factors intervene to control it. So this was also the assumption of the limited effect paradigm. Another assumption according to this limited effect paradigm was that media just provides a convenient and inexpensive source of entertainment and information. It does not have any long term effect. ये मीडिया जो है वो एक ज़रिया है लोगों को तफरीह फराहम करने का. People expose themselves to the media so that they are relieved from their tensions, they expose themselves to the television and they get entertained so that they are rejuvenated, they are fresh to cope with their daily routine. So media just provides a temporary distraction from the work and it only allows people to relax and to enjoy so that they can get back to their work. लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जो टेलीविज़न है अगर उसकी वजह से लोग समझते हैं कि लोगों में कोई डिलिंक्वेंट बिहेवियर है या लोगों में कोई डिविएंट बिहेवियर है या लोगों में कोई क्रिमिनल बिहेवियर आ रहा है या लोगों में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है, तो वो इट्स नॉट, टीवी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इट्स बिकॉज पीपल देमसेल्व्स हैव द टेंडेंसी, और टेलीविज़न जो है वो सिर्फ उसको एक रीइंफोर्स कर देता है. या उसमें ये होता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आया था कि जी काउच पोटैटोज़ बन गए हैं लोग सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, दे आर एडिक्ट टू द टेलीविज़न, तो उसके बारे में स्कॉलर्स ने ये कहा कि जो लोग काउच पोटैटोज़ बनते हैं या दोज हु आर एडिक्टेड टू टेलीविज़न, दे आर प्रीडिस्पोज्ड टू बी एडिक्टेड टू समथिंग. इफ टेलीविज़न वुड नॉट हैव बीन देयर, दे वुड हैव बीन एडिक्टेड टू समथिंग एल्स. So it's not the fault of the television or it's not the fault of the media that they are addicted to it. It's because they themselves wanted to be addicted. Maybe they are depressed as it is, and they're just looking at the television as a scapegoat. So you really cannot blame the media or especially the television for bringing that negative effect on any person. And anyhow, what they were claiming was that this negative effect is very this kind of negative effect is seen in very few people. It's not everywhere, and so this is how it was assumed when it came to media. Similarly, when it came to the information function of the media, the assumption was even the information function, even the information that is given by the media is not remembered by the people as one expects it to be. और जो कंटेंशन सामने आई वो ये थी कि लोगों के ऊपर मीडिया का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, और अगर कोई लोग मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो उसको पूरी तरह याद भी नहीं रखते, और अगर कभी याद रख भी लेते हैं तो जब वो उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं तो वो भी बड़ी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में करते हैं. तो अगेन व्हेन दिस अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन थ्योरी, जो कि इस लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम में मिडिल रेंज थ्योरी थी, तो उसके मुताबिक मीडिया जो है उसके जो इंफॉर्मेशन फंक्शन है वो भी बहुत लिमिटेड है. इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो मीडिया है उसका क्योंकि लिमिटेड इफेक्ट है तो वो एक किस्म का स्टेटस को मेंटेन रखता है, और स्टेटस को मेंटेन वो इस तरह से रखते हैं कि जो विद रेफरेंस टू द एलीट प्लूरलिज्म दैट वी स्टडीड, उसमें यह था कि जो मीडिया है वो लोगों की जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं उनको उनमें भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं लेकर आता है. देयर इज़ नो मेजर चेंज इन द पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पीपल, एंड द कंटेंशन दैट वाज गिवन, द आर्गुमेंट दैट वाज पुट फॉरवर्ड वाज दैट इट इज़ गुड that the political opinion of the public is not changed drastically, it is changed gradually, and there should be trust on the elite
to change the opinion of the people gradually. So in a way, what was put forward was कि media का जो limited role है, that is good for the society, because society के अंदर एक drastic change नहीं आना चाहिए, society के अंदर एक gradual change आना चाहिए, जिसमें कि लोगों को लोग जब कोई opinion सुने तो उस पर सोचे समझे और फिर gradually अपने माशरे में तब्दीली लेकर आए. So this was another effect. This was another assumption about the limited effect paradigm. So when you have this paradigm, तो ये consider किया गया कि जो media है उसका कोई ऐसा harmful effect नहीं है, और इसलिए और अगर है भी तो वो बहुत ही nominal सा है, वो बहुत ही minimal है. That's what it was assumed, that it is nothing alarming. इस paradigm के of course कुछ limitations भी थी, और सबसे बड़ी limitation इसकी जो है वो ये है कि ये पैराडाइम जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया एम्पिरिकल स्टडी के ऊपर. एम्पिरिकल स्टडीज़ में उन्होंने कहा कि जी जो भी हमें सर्वे मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड के साथ जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी, हम उसी को बेस बनाकर मीडिया के इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे. और उसके अंदर the researchers became so involved and they put such a lot of trust in these two methods कि जो इन दो मेथड्स की जो वीकनेसेस थी, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे इफेक्ट्स ऑफ द मीडिया जो थे, जो कि हो रहे थे लेकिन वो इग्नोर हो गए. तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम हैड दिस वेरी सीवियर लिमिटेशन. So what the researchers did, they developed methods designed to guard against this, but they risked overlooking or dismissing evidence that could have been interpreted as an argument for significant media effects. In their conclusion, they often failed to emphasize that they might be overlooking many types of media effects because they had no way of measuring them. What it means here is कि जो social scholars थे, जो social scientists थे, they were so much focused on the method that they tended to overlook other reasons, other things that were that were present in the media which were affecting the people or the public. वो method की वजह से उन्होंने, they were so constrained that they were not looking at those elements which they could not study through the method that they had, so they overlooked them. यानी बजाय इसके कि वो एक चीज़ को समझने के लिए कोई मेथड डिवाइस करें और उसको फिर समझें, बल्कि उन्होंने किसी भी चीज़ को जो समझना था वो उसका इन्हिसार अपने मेथड पे डाल दिया कि अगर उस मेथड से वो चीज़ हम समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर हम उस मेथड से वो चीज़ को नहीं समझ सकते तो जस्ट इग्नोर इट. दिस इज़ अ वेरी सीरियस लिमिटेशन कि आपने अगर चीज़ को समझना है तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द मेथड, rather than bringing the method to the problem, you are bringing the problem to the method. I hope I'm making myself clear. This is a very important thing कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम किसी मसले को का जब हल ढूंढ रहे होते हैं तो हम हल को सामने रख के मसले को को सॉल्व करना चाहते हैं, मसले को सामने रख के हल नहीं ढूंढ रहे होते. That's exactly what these scholars did, कि they focused so much on the method that they overlooked many other factors that were also responsible for a certain effect of the media on the public. There were also certain contributions of the limited effects paradigm, और ये contributions हैं, they're also something that one must not overlook. Number one is that because the emphasis was so much on the limited effect, that जो government functionaries थे, जो कि usually शुरू में जो मैस मीडिया सोसाइटी के कॉन्सेप्ट की वजह से ये समझते थे कि मैस मीडिया जो है वो बड़ा पावरफुल है, दे हैड स्टार्टेड कंट्रोलिंग द मीडिया. लेकिन इस प्रेजेंट सीन में ये हुआ कि जब ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, मीडिया डज नॉट हैव दैट पावरफुल इफेक्ट, तो जो गवर्नमेंट थी वो भी रिलैक्स हो गई. एंड दे ऑल्सो लेट टू अ सर्टन एक्सटेंट मीडिया, दे ऑल्सो लेट द मीडिया फ्री टू अ सर्टन एक्सटेंट. न्यूज़ में वो उसकी जो इतने इस पर कोई ऐसे लॉज नहीं लगे या ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं बनी जिससे कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए. तो द वन ऑफ द advantages of this limited effect paradigm was that media was not that strongly controlled by the government functionaries. This also benefited the media practitioners कि उनको भी पता लगा कि अगर हमने मीडिया इफेक्ट्स को स्टडी करना है तो लेट्स गो and use empirical methods. So that way
जो एम्पिरिकल मेथड है वो भी पॉपुलर होगा, बिकॉज आप कुछ भी कह लें, जो एम्पिरिकल मेथड है वो उसकी एक अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और ये जो इस सिग्निफिकेंस की वजह से जो भी किसी भी डिसिप्लिन में जो तरक्की होती है वो इन मेथड्स या इन साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने ही की वजह से होती है। जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस साइकोलॉजी में आए वो भी इसीलिए आए बिकॉज पीपल यूजिंग डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स टू डू इट। सिमिलरली जो मैस मीडिया इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए जब साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने का रुझान जो है वो बढ़ गया, this paradigm prioritized empirical observation and downgraded highly speculative forms of theory construction। यानी इस पैराडाइम ने जो empirical research थी उसको बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसिस किया, और जो स्पेक्यूलेटिव या जो क़यास आराइयाँ थी अबाउट मैस मीडिया सोसाइटी उसको ख़त्म किया। इसी तरह जो एक और इसकी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इट डेमोन्स्ट्रेटेड the practicality and utility of empirical research and inspired development of broad range of innovative methods of data collection as well as new techniques for data analysis. The next is these empirical techniques have proved to be powerful and useful for specific purposes. And lastly, if the paradigm had not become dominant, scientists might not have devoted the time and resources necessary to develop these techniques. In today's session, what we have done is we have done two theories. One was Clapeyron's generalization and the other one is elite pluralism. Inshallah ta'ala, and then we have discussed the limitations, the contributions and the criticism of the limited effect paradigm. Inshallah ta'ala, in our next session, we will do the diffusion of innovation theory, and we will see how in this limited effect paradigm this middle range theory became popular and what are its generalizations. Till then, thank you very much. Khuda Hafiz.